Dear students, I am Sunila Sharma. Welcome to online class. Today we will discuss about the poem Elegy written a country churchyard in your syllabus. First of all, introduction to the poet Thomas Gray, written by Elegy written a country churchyard. Thomas Gray was born in London in 1716, and his friend Horace Walpole, and he was given to melancholy. Means Thomas Gray was a melancholy poet. He did not marry, and in this poem, influence of three modes of writing. First, the neoclassical mood of Dryden and Pope. Second, the free mood of Thomson and nature poets, and the mood of the romantics and neoclassical. And Thomas Gray chief works are Ode on the Spring, Hymen to Adversity, Ode on a Distant Prospect of Eton College, The Progress of Poesy, The Bard, and Elegy written a country churchyard. The chief characteristics of his poetry and charming melody, feeling, tender melancholy, and love of nature, interest in the past and sympathy for common man. And it has, however, two weaknesses: excessive melancholy and bookishness. तो सबसे पहले हमने जाना इंट्रोडक्शन टू द पोइट. क्या जाना कि थॉमस ग्रे वाज बोर्न इन लंदन, कि थॉमस ग्रे का जो जन्म है वो लंदन में हुआ था 1716 के अंदर, और इसका एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था हॉर्स वालपोल. और इस पोएम के अंदर इसका जो मूड है जो हमें इसने दिया है वो है मेलैंकली. मेलैंकली का मीन्स होता है सीरियसनेस. जैसे इस पोएम के अंदर जो एलिजी है उसी का सेम हम माने तो उसी का मेलैंकली. एलिजी का मतलब होता है सैड सॉन्ग, मीन्स मेलैंकली सीरियसनेस. उसके बाद हमने देखा कि जो थॉमस ग्रे है उस पर तीन जो उसके मूड उसने राइटिंग किए हैं यहाँ पर. सबसे पहले जो नियो क्लासिकल मूड ड्राइडन और पोप का, सेकंड जो मूड है वो थॉमसन नेचर्स पोएट का, और थर्ड के अंदर जो रोमांटिक्स और नियो क्लासिकल. उसके बाद हमने देखा कि जो थॉमस ग्रे है उसके कुछ चीफ वर्क हैं, मतलब उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि थॉमस ग्रे के टू चीफ वर्क बताएं. तो उसमें हम लिख सकते हैं कि ओड ऑन द स्प्रिंग, हाइमन टू एडवर्सिटी, ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इटन कॉलेज, या फिर द प्रोग्रेस ऑफ वोइजी, द बार्ड, द रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड. उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं कि जो थॉमस ग्रे है उसकी पोइट्री के कुछ चीफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएं. तो उसमें हम लिख सकते हैं चार्मिंग मेलोडी, टेंडर मेलैंकली, लव ऑफ नेचर, इंटरेस्ट इन द पास्ट, सिंपैथी फॉर कॉमन मैन. और इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कई बार कि जो थॉमस ग्रे हैं उसकी पोइट्री की दो वीकनेस बताएं. तो वीकनेस के अंदर आ जाएगा कि एक्सेसिव मेलैंकली, कि इस पोएम के अंदर जो थॉमस ग्रे है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस है, मेलैंकली है और बहुत ज़्यादा
बुकिशनेस है, जिसको हम किताबी कीड़ा भी बोल सकते हैं, तो उसका मतलब है बुकिशनेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो थॉमस ग्रे है उसका जो इंट्रोडक्शन है, तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम देखिए जो हमारी जो पोइट्री है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोइट्री के बारे में, पोएम के बारे में, कि जो एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड जो पोइट्री है वो फिनिश्ड हुई, कहने का मतलब वो लिखी गई कब से कब तक, 1742 से 1750 तक। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि ये जो एलिजी रिटन ए कंट्री जो चर्चयार्ड है, मीन्स जो चर्चयार्ड, तो चर्चयार्ड यहाँ पर स्टोक पोएजी इन बकिंगमशायर, यहाँ पर इसका नाम है चर्चयार्ड का स्टोक पोएजीज इन बकिंगमशायर। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हमारी जो पोएम है ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेलैंकली मूड इसने इसमें दिखाया है, और ये हमारे एक्सप्लेनेशन के लिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए और ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए, तीनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारी जो पोइट्री है, एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, थॉमस ग्रे। तो सबसे पहले हम एक स्टेंजा लेंगे, उसका हम जो मीनिंग है वो देखेंगे, फिर उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हिंदी में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। तो यहाँ पर कि जो मी है वो पोइट है, और वर्ल्ड मतलब यहाँ संसार से मतलब है कर्फ्यू, तो कर्फ्यू टोल्स बेल। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है वो मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी। द कर्फ्यू, द कर्फ्यू का मतलब होता है कि जो इवनिंग के समय जो फिक्स्ड जो फायर होती है, मतलब शाम के समय जो अग्नि बुझा देने का जो निश्चित जो समय होता है उसे हम कर्फ्यू बोलते हैं। उसके बाद है द लोइंग हार्ड, यहाँ पर देखिए जो क्राइंग एनिमल्स, द लोइंग हार्ड का मतलब है क्राइंग एनिमल्स, मतलब शोर मचाते हुए जानवर। और उसके बाद है ली, ली का मतलब होता है ओपन ग्राउंड या ग्रासलैंड, मीन्स घास का मैदान। और प्लॉट्स हिज वेरी वे, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इस लाइन के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्यों कि प्लॉट्स हिज वेरी वे, यहाँ पर इट इज़ नोट द वे दैट इज़ वेरी बट फार्मर आफ्टर डेज हार्ड लेबर, मतलब कि यहाँ पर प्लॉट्स हिज वेरी वे, रास्ता थका हुआ, मतलब रास्ता थका हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया गया है कि जो रास्ता थका हुआ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो फार्मर जो लोग हैं, किसान जो लोग हैं, वो दिन की मेहनत के बाद शाम को घर आते हैं तो वो थके हुए हैं। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण विपर्यंत अलंकार। अगला हमारा है जो स्टेंजा है, तो हम देखते हैं कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इसका मतलब ये हुआ कि शाम के समय, मतलब द कर्फ्यू बेल रिंग्स एंड मार्क्स द एंड ऑफ द डे, मतलब कर्फ्यू की घंटी बजती है और ये जो दिन है वो समाप्त होने का प्रतीक है। मतलब जैसे कर्फ्यू की जो घंटी जो बजती है उसका मतलब ये है कि हमारा जो दिन है
वो समाप्त हो गया है। मतलब शाम की समय जो अग्नि होती है उसको हम इवनिंग का टाइम देते हैं। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर जो कैटल हैं, जो एनिमल है, वो स्लोली रिटर्न फ्रॉम द ग्राउंड्स। मतलब जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो शाम के समय चारागाह से धीरे धीरे लौटते हैं, चारागाह से धीरे धीरे लौटते हैं। उसके बाद देखिए जो फार्मर हैं, द फार्मर आफ्टर वर्किंग इन द फील्ड फॉर द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पर जो किसान लोग हैं, जो फार्मर हैं, वो सुबह से शाम तक खेत में काम करने के बाद मतलब थक जाते हैं। तो यहाँ पर रास्ता थका हुआ नहीं है, बल्कि जो फार्मर हैं वो अपने काम से पूरे दिन भर थक जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं अपने थके हुए पैरों से। उसके बाद अगली जो लाइन है उसमें इसने बताया कि जो दो होल जो लैंडस्केप है, मतलब पूरा जो लैंडस्केप है, हाँ दीदी, पूरा जो क्या कर रहे हो? लैंडस्केप है वो एनवलोप्ड इन डार्कनेस। मतलब पूरा जो प्राकृतिक जो दृश्य है वो डार्कनेस से ढका हुआ है। और लास्ट लाइन के अंदर जो पोइट है, दैट ओनली पर्सन लेफ्ट द डार्कनेस ऑफ द विलेज चर्चयार्ड। क्या कि जो पोइट है वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो इस विलेज चर्चयार्ड के अंदर, इस अंधेरे के अंदर वहाँ पर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कर्फ्यू की घंटी बजती है, इसका मतलब ये होता है कि दिन हमारा समाप्त होने वाला है। और उसके बाद जो घंटी बजती है उस टाइम जो पशु हैं वो चारागाह से लौटते हैं और किसान लोग सुबह से शाम तक खेत में काम करते थक जाते हैं, अपने थके हुए पैरों से घर वापस लौटते हैं। उसके बाद है कि जो ये पूरा जो एटमॉस्फियर है, पूरा जो लैंडस्केप है, वो अंधकार से ढक जाता है। और यहाँ पर जो पोइट है केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो इस अंधकार में, इस डार्कनेस के अंदर उस गांव के चर्चयार्ड, मतलब उस कब्रिस्तान में वहाँ पर रह गया है। तो ये स्टेंजा हमारा कंप्लीट होता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस स्टेंजा के अंदर जो थर्ड लाइन है, द प्लो मैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी, प्लोट्स हिज वेरी वे। यहाँ पर एक ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है जो आपको याद रखना है। अगला हमारा जो स्टेंजा है वो है नाउ फेड्स। अच्छा, इससे पहले हमारे जो ये फर्स्ट जो स्टेंजा है इसकी जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट लाइन थर्ड से मैच हो रही है और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ से मैच है। मतलब डे, वे और ली और मी। ओके, अगला जो हमारा सेकंड जो स्टेंजा है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड and all the air a slow man stillness holds, save where the beetle wheels is droning flight and drowsy tinkling lull the distant folds। अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल द एयर होल्ड्स, मतलब यहाँ पर इन्वर्जन है, मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच का जो इन्वर्जन है। तो यहाँ पर जो स्लो मैन स्टिलनेस होल्ड ऑल द एयर का मीनिंग यहाँ पर ऑल क्वाइट से मतलब जो हवा है, जो एयर है वो शांत है, मतलब उसमें कोई शोर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो शांत कैसे हो सकती है, उसमें तो शोर होता है। लेकिन यहाँ पर स्टिलनेस होल्ड्स एयर दिया है तो इन्वर्जन है यहाँ पर, मतलब उल्टा, उलट पुलट किया गया यहाँ पर इस वर्ड का। दूसरा जो हमारा वर्ड है ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब होता है बजिंग ऑफ द बीटल्स, मतलब भृंगों की आवाज़। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है सुस्ती।
टिंकलिंग का मतलब होता है साउंड मेड बाय द बेल्स नेक ऑफ द शिप, मतलब जो घंटियों की जो आवाज़, टिंकलिंग का मतलब घंटियों की जो आवाज़, किसकी आवाज़, जो एनिमल्स हैं उनके नेक के अंदर जो बेल्स बजी हुई हैं, जो बजती हैं, उनके घंटियों की आवाज़। लल, लल मीन्स होता है ब्रिंग स्लिप, मतलब शांति पैदा करते हुए, मतलब एक तरह से शांति से सो जाना और शांति पैदा करना। ड्राउजी का मतलब होता है क्रिएटिंग स्लीपनेस, नींद लाना या उनिंदा। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, फार। और फोल्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर एनक्लोजर्स ऑफ शिप, मतलब जो भेड़ हैं उनके जो बाड़े, उनके रहने का स्थान। तो यहाँ पर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आगे हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें था ये कि जो इवनिंग है वो बिकमिंग डार्कर होती जा रही है। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो पोइट सेज दैट द शेड्स ऑफ डार्कनेस आर ओपन द अर्थ, मतलब कि ये जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो पृथ्वी के ऊपर है, और यहाँ पर जो डार्कनेस है वो स्प्रेडिंग ऑल ओवर, मतलब सभी चीज़ों के ऊपर जो अंधेरा है वो छाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो इवनिंग है उसके अंदर वो जो लैंडस्केप है और जो एयर है, जो हवा है, वो भी यहाँ पर मतलब स्टिल है, स्टिलनेस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही मतलब छाया हुआ है, चाहे वो हवा लो चाहे वो अंधकार लो। तो डार्कनेस कवर द काम एटमोसफियर, डार्कनेस कवर्स द काम एटमोसफियर, or this calm atmosphere only disturbed sometimes by buzzing of the flying beetles and the sound made by the small bells attached to neck of the cattle when they move their necks in drowsiness in their enclosures at distance। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डार्कनेस है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, मतलब ये जो डार्कनेस है इस लैंडस्केप पे, इस प्रकृति के ऊपर, मतलब चारों तरफ छाई हुई है, और वो भी कैसी, हल्की में। तो यहाँ पर देखिए जो अंधकार है वो पृथ्वी पर फैला हुआ है, और अंधकार ने पृथ्वी को ढक भी लिया है, और चारों तरफ चाहे वो हवा लो चाहे वो प्रकृति लो, वहाँ पर शांति छाई हुई है। तो यहाँ पर जो हवा है, जो एयर है, वो स्टिलनेस होल्ड्स। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कभी कभी जो भृंगों की जो आवाज़ है, मतलब यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हैं। एक तो जो भृंगों की जो आवाज़ है, दूसरा कुछ जो एनिमल है जिनके गले के अंदर जो घंटियाँ जो बजी, मतलब घंटियाँ जो बंधी हुई हैं, उनकी जो आवाज़ है। तो यहाँ पर दो मतलब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और उसके बाद उसने बताया है कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो जो दूर बाड़े में, मतलब जो ड्राउजीनेस के अंदर, मतलब उनिंदा हैं। तो यहाँ पर जो घंटियों की आवाज़ कैसी है, जैसे पशु मतलब बैठे हुए हैं और वो उनिंदा हैं, आधे जगे हुए हैं आधे सोए हुए हैं। तो जैसे ही उनको नींद की झपकी आती है तो उनके गर्दन में जो बंधी हुई जो घंटी है उसकी आवाज़ आती है। तो ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर। तो यहाँ पर जो एयर है, जो हवा है, उसका यहाँ पर इन्वर्जन किया गया है, मतलब जो हवा है वो शांत है, स्टिलनेस है, और जबकि जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, डार्कनेस है, सीरियसनेस है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड जो स्टेंजा की तरफ। ये स्टेंजा भी एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर,
द मोपिंग ओवल डस्ट टू द मून कंप्लेन ऑफ सच वॉन्डरिंग नियर द हर सीक्रेट पावर मोलेस्ट हर एंसिन सोलेटरी रेन। REIGN, इसको रेन हम बोलेंगे, नहीं कि रेगन, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेंजा है उसके कुछ मीनिंग है जो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड स्टेंजा है उसके मीनिंग है सेव। सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट। आईवी मेंटल टावर। आईवी, आईवी एक काइंड ऑफ क्रीपर, मतलब एक प्रकार की लता है जो मेंटल टावर। टावर यहाँ पर जो चर्च यार्ड है, जो चर्च है स्टोक पोएजी का, उसके ऊपर कवर्ड विथ आईवी क्रीपर, मतलब जो चर्च के ऊपर जो स्टोक पोएजी जो चर्च है उसके ऊपर कवर है आईवी क्रीपर, मतलब आईवी एक प्रकार की जो लता उस पर छाई हुई है। मोपिंग का मतलब डिप्रेस्ड, उदास, और बावर का मतलब होता है अबूड, रहने का स्थान, और सीक्रेट का मतलब होता है एकांत, सोलेट्री। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, और सोलेट्री का मतलब होता है एकांत, और रेन का मतलब होता है एक अधिकार क्षेत्र, और मोलेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस करने वाला ऑल। पूरा खराब हो गया, बंद होके है ना, फिर चालू हो गया। बंद हो गया। अभी रुक।